आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे द्रव्यमान के अंदर वेक्टर RCM बराबर होता है M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। द्रव्यमान के अंदर के स्थिति सदिश के इस व्यंजक की उत्पत्ति हम करेंगे, यानी प्रूफ ये आया कैसे। उत्पत्ति के लिए हम यही डायग्राम काम में लेंगे पुनः। इस डायग्राम को आप पुनः नोट कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम उत्पत्ति RCM यानी द्रव्यमान केंद्र के लिए स्थिति सदिश के व्यंजक स्थापित करेंगे। RCM बराबर होगा M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। इसी चित्र की सहायता से हम करेंगे। द्विकर्ण निकाय के आप चित्र बनाएं। देखिए, द्विकर्ण निकाय के द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के व्यंजक की उत्पत्ति के लिए चित्र 10.2 में प्रदर्शित निकाय पर विचार करेंगे, जिसमें निहित दोनों कणों पर बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के बल कार्यरत है। मान लीजिए F1' प्रथम कण M1 पर बाह्य बल है तथा F1" है वो दूसरे कण M2 पर आरोपित कुल बाह्य बल है। M2 द्वारा आरोपित आंतरिक बल का मान है, यानी F1 और डैश ये तो है M1 पर बाह्य बल और दूसरे कण M2 द्वारा आरोपित आंतरिक बल का मान है F1"। अतः प्रथम कण पर कार्यरत कुल परिणामी बल कितना हो जाएगा? वेक्टर F1 बराबर F1' प्लस F1"। इसी प्रकार सेकेंड कण पर कार्यरत कुल परिणामी बल कितना हो जाएगा? F2 बराबर F2' प्लस F2"। यहाँ पर देखिए F1 और डैश ये क्या है? M1 पर बाह्य बल F1"। F1" है M2 पर F1" क्या है? दूसरे कण M2 द्वारा आरोपित आंतरिक बल का मान है। इसी प्रकार F2' और F2" क्या है? F2' क्या है? दूसरे कण पर कार्यरत एक्सटर्नल फोर्स है और F2" है दूसरे कण पर प्रथम कण द्वारा आरोपित
आंतरिक बल है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार दोनों कणों में संवेग में परिवर्तन की दर उन पर आरोपित बलों के तुल्य होती है। प्रथम कण के लिए टोटल बल कितना है? F1 बराबर F1 डैश प्लस F1 डबल डैश, और संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। ये हमें न्यूटन की गति के दूसरे नियम से जानते हैं, बराबर dp/dt। और दूसरे कण के लिए F2 क्या हो जाएगा? F2 डैश प्लस F2 डबल डैश बराबर dp/dt, और ऊपर वाले में P1 है। समीकरण से कुल परिणामी बल कितना हो जाएगा? F बराबर F1 प्लस F2। यहाँ पर F1 क्या है? प्रथम कण पर टोटल बल, F2 है द्वितीय कण पर टोटल बल। इस प्रकार नेट परिणामी बल कितना हो जाएगा? F बराबर F1 प्लस F2। F बराबर हो जाएगा, F1 का मान रख दीजिए, F1 का मान है F1 डैश प्लस F1 डबल डैश। इसी प्रकार हम F2 का मान रख देंगे। F2 का मान क्या है? F2 डैश प्लस F2 डबल डैश। दोनों का मान क्या होगा? dp1/dt प्लस dp2/dt। ये समीकरण नंबर है हमारा तीसरा। इस तीसरे समीकरण में देखिए, F1 डबल डैश प्लस F2 डबल डैश दोनों का योग क्या है? 0 है, क्योंकि दोनों कणों के मध्य लगने वाले आंतरिक बल परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। इस कारण क्या हो जाएंगे? F1 डबल डैश और F2 डबल डैश, ये दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, तो परस्पर क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। परस्पर आपस में क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। अतः वेक्टर F बराबर क्या आ जाएगा? F1 डैश प्लस F1 डबल डैश बराबर dy/dt। हम RHS में से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा P1 प्लस P2। F बराबर dy/dt, P1 का मान m1v1 प्लस P2 का मान m2v2। संवेग P बराबर क्या होता है? mv होता है। P बराबर mv होता है, तो P1 के लिए m1v1 और P2 के लिए हो जाएगा m2v2। देखिए वेक्टर F बराबर dy/dt, m1 बाहर निकालेंगे, v1 क्या होता है? v1 वेग है। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर, dr1/dt प्लस m2, और v2 के स्थान पर हो जाएगा dr2/dt। तो F बराबर क्या आ जाएगा? इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में से dy/dt कॉमन आ सकता है, और वो dy/dt बाहर आके dy/dt से मल्टीप्लाई होके d²/dt² बन जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा m1r1 प्लस m2r2। चूंकि किसी भी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान यानी कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 उसके द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित हुआ माना जाता है, जिस पर बाह्य बल वेक्टर F लगाने से उसमें उत्पन्न त्वरण d2r/dt² हो, तो निकाय पर कार्यरत बल कितना हो जाएगा? F बराबर ma होता है बल। m के स्थान पर टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2, और द्रव्यमान a के स्थान पर d2rcm/dt²। rcm क्यों लिखा है? क्योंकि हम द्रव्यमान केंद्र की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 से क्या आ जाएगा? 10.4 से इक्वेशन नंबर 4 से आ जाएगा। इक्वेशन 4 से हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर F के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? m1 प्लस m2 इंटू d2rcm/dt² लिख देंगे। बराबर क्या है? d2/dt² m1r1 प्लस m2r2, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए rcm का मान क्या आ जाएगा? d²/dt² से कैंसिल हो जाएगा, तो rcm का मान क्या आ जाएगा? m1r1 प्लस m2r2/m1 प्लस m2, ये मान आ जाएगा हमारे पास rcm का। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 5 नंबर इक्वेशन। ये 5 इक्वेशन है वो m1 व m2 द्रव्यमान वाले दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को प्रदर्शित करते हैं। आप छोटे प्रश्नों के लिए वन लाइन में आप अलग से नोट कर सकते हैं। यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो RCM क्या होगा? 0 होगा। तो RCM अगर 0 हो
तो इक्वेशन नंबर 5 में आरसीएम के स्थान पर 0 रखेंगे, पूरी की पूरी टर्म 0, ये बटा में m1 प्लस m2 वज्र गुणा होकर के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, अगर द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु हो तो m1 r1 प्लस m2 r2 बराबर 0। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, आप याद रखें। अगर किसी द्विकर्ण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु हो तो उसके लिए m1 r1 प्लस m2 r2 बराबर 0 सदैव सत्य होती है, ये इक्वेशन। इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, जब द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु हो, इस अवस्था में वेक्टर r1 और वेक्टर r2 दोनों कणों के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश कहलाते हैं। समीकरण 6, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6 है। समीकरण 6 द्रव्यमान के केंद्र के परितः, परितः कहते हैं चारों ओर को। समीकरण 6 द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर कणों के द्रव्यमान आघूर्णों के सदिश योग को व्यक्त करती है, जो कि शून्य होता है। अतः हम ये कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके चारों ओर निकाय के समस्त कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। देखिए ये यहाँ से ये जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है उस सभी का ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे इम्पोर्टेंट। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके परितः या निकाय के समस्त कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। या हम ऐसे लिख सकते हैं समेसन i बराबर 1 से n, यानी जितने हमारे पास कण होंगे उतने हम n का मान ले लेंगे। एम आई आर आई बराबर 0। अगर ये इक्वेशन हमारे पास 3 कण हो तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 3 कणों के लिए पहले 1 1 लिखिए m1 r1, उसके बाद हम 2 2 लिखेंगे तो m2 r2, उसके बाद हम 3 3 लिखेंगे प्लस क्या हो जाएगा m3 r3, और सभी का द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग क्या होगा, सभी का 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, इस प्रकार ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आइए समानित द्रव्यमान, इंपॉर्टेंट।
सम्मानित द्रव्यमान, उसके बाद में है सम्मानित द्रव्यमान। सम्मानित द्रव्यमान हेडिंग लगाइए, सम्मानित द्रव्यमान। सम्मानित द्रव्यमान, सम्मानित द्रव्यमान केंद्रीय बलों के अंतर्गत केंद्रीय बलों के अंतर्गत दो कणों के निकाय की आपेक्षिक गति को एक आभासी कण की गति के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस आभासी कण के प्रभावी द्रव्यमान को द्विकण तंत्र का सम्मानित द्रव्यमान रेड्यूस मास कहते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखें। केंद्रीय बल के अंतर्गत, सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत दो कणों का निकाय है और दो कणों के निकाय की आपेक्षिक गति को एक आभासी कण की गति के द्वारा अगर प्रदर्शित किया जाए तो इस आभासी कण के प्रभावी द्रव्यमान को द्विकण तंत्र का सम्मानित द्रव्यमान हम कहेंगे। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमारे न्यूमेरिकल हल करने में बारी बारी काम आएगा। द्विकण तंत्र के सम्मानित द्रव्यमान का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम इस चित्र 10.3 का उपयोग करेंगे। चित्र 10.3 को देखिए। चित्र 10.3 में प्रदर्शित एक द्विकण निकाय है, उस पर हम विचार करेंगे। इसमें क्या है कि दो कणों के द्रव्यमान है m1 और m2। ये पहला कण जिसका द्रव्यमान है m1 और दूसरा कण उसका द्रव्यमान कितना है m2। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं, वेक्टर r1 और वेक्टर r2। m1 कण है, उसके सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष m1 द्रव्यमान के सापेक्ष मूल बिंदु से स्थिति सदिश r1 है और m2 के लिए r2 है। मान लीजिए इन कणों के बीच में केवल अन्योन्य क्रिया बल कार्यरत है और कोई बल कार्यरत नहीं है। अन्योन्य क्रिया बल कौन सा होता है? दोनों कणों की आपस में अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप जो बल लगता है, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। सामान्यतया दोनों कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। m1 पर m2 द्वारा आरोपित पारस्परिक बल यानी केंद्रीय बल F21 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। m1 पर m2 के द्वारा, F21 का अर्थ क्या होगा? दूसरे कण पर पहले कण पर दूसरे के कारण बल, और m2 कण पर m1 द्वारा आरोपित बल को हम लिखेंगे F21 और पहले वाला को हम लिखेंगे F12 और दूसरे वाले को लिखेंगे हम F21। यानी m1 पर m2 के कारण लगने वाला बल को हम कहेंगे F12 और m2 पर m1 के कारण लगने वाले बल को हम कहेंगे F21। F12 बल के प्रभाव में m1 द्रव्यमान वाले कण की गति का समीकरण क्या होगा? गति का समीकरण F बराबर क्या होता है? ma। और हम 1-2 वाले प्रभाव की बात कर रहे हैं तो 1-2 वाले की प्रभाव के लिए हम 1-2 का लगाएंगे। 1 पर 2 के कारण, तो m के स्थान पर m1 आ जाएगा और a के स्थान पर उसका त्वरण लिख देंगे d2r1 बटा dt²। या इसको पक्षांतरण करके हम ऐसे लिख सकते हैं d2r1 बटा dt² बराबर F12 बटा m1। इसी प्रकार हम F21 बल के कारण m2 द्रव्यमान वाले कण की गति का समीकरण लिख सकते हैं। F21 बराबर आ जाएगा m2 और a के स्थान पर d2r2 बटा dt² और पक्षांतरण करेंगे तो d2r2 बटा dt² बराबर हो जाएगा F21 बटा m2। जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, F12 बराबर होता है माइनस F21। दोनों का मान बराबर है, दिशा विपरीत है, तो इसको अगर हम F मान ले
तो ये d2r1 बटा dt स्क्वायर बराबर f बटा m1 और d2r2 बटा dt स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस f बटा m2। हम इक्वेशन नंबर 9 से क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बटा dt स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले और तो r1 में से क्या हो जाएगा, r2 घट जाएगा। यानी इक्वेशन नंबर 10.9 है वो इक्वेशन दो भागों में है। पहले भाग में से दूसरे भाग को हम सबट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे। तो डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर ब्रैकेट में r1 में से r2 ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर f को हम कॉमन ले लेंगे 1 बटा m1, एक माइनस हम कॉमन ले लेंगे, एक माइनस हमने हमारा माइनस लगाया क्योंकि हमने घटाया है और एक माइनस पहले से ही मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1 बटा m1 प्लस 1 बटा m2। यहाँ पर r1 माइनस r2 क्या है, द्विकर्ण निकाय के सापेक्ष प्रथम कण का विस्थापन सदिश है, जिसे हम वेक्टर r12 भी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 10 क्या कहती है, डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर और r1 माइनस r2 क्या है, वेक्टर r12 बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 बटा में m1 m2 यानी एलसीएम ले लिया और f हमारे लास्ट में ब्रैकेट के गुणा में आ जाएगा। m1 प्लस m2 बटा m1 m2 को हम लिख देंगे म्यू, एक म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं सामान्य द्रव्यमान को। d2r1 बटा dt स्क्वायर बराबर f। यहाँ पर म्यू क्या है, यहाँ पर म्यू है m1 m2 बटा m1 प्लस m2, ये क्या है, म्यू है। इसको हम क्या कहते हैं, द्विकर्ण निकाय का सामान्य द्रव्यमान कहते हैं। आप इसका फॉर्मूला अलग से कॉपी में नोट करें, ये न्यूमेरिकल अलग करते समय हमारे काम में आएंगे। हम केमिस्ट्री में भी सामान्य द्रव्यमान का उपयोग करते हैं और फिजिक्स में भी करते हैं। देखिए आगे आइए, इक्वेशन नंबर 12 है वो म्यू द्रव्यमान वाले एकल कण की गति का समीकरण है, जिसका मूल बिंदु क्या है, O है, जिसका मूल बिंदु O है और O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R12 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी द्विकर्ण निकाय में केवल पारस्परिक बलों के कारण कणों की आपेक्षिक गति में दोनों कणों के स्थिति सदिश r1 और r2 की गणना की जाने वाली समस्या को एक कण के सदिश दूरी r12 की गणना में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें कण का कुल द्रव्यमान उसका सामान्य द्रव्यमान म्यू बराबर होता है m1 m2 बटा m1 प्लस m2। आप इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। अगर जो ही हम ऐसे हमें सामान्य द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो जो दो पिंड दिए उनका गुणा ऊपर और दोनों पिंडों के द्रव्यमान का योग नीचे लिख देंगे। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्रकृति में द्विकर्ण निकायों के एग्जाम्पल कौन कौन से है। पहला तो है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पृथ्वी और चंद्रमा। आप पृथ्वी और चंद्रमा को देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमण गति है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि एक केंद्रीय बल होता है, इसके कारण होती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गति होती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 29.5 दिन में। तो दोनों के बीच में ये जो गति होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो एक केंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल होता है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा का द्रव्यमान हम मान ले, पृथ्वी का द्रव्यमान मान लें मास ऑफ ई, यानी मास ऑफ अर्थ m और स्मॉल ई इसके नीचे लिख दे, ये किसका द्रव्यमान होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान होगा। चंद्रमा के द्रव्यमान को हम मान लेते हैं m यानी मून मान ले, तो चंद्रमा पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल का मान कितना होगा? चंद्रमा पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल क्या होगा? Fme।
चंद्रमा पर पृथ्वी के कारण, तो पृथ्वी हमने बाद में नाम लिया है तो ई बाद में होगा, एम पहले लिख देंगे। तो इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे एफ एम ई बराबर म्यू सामान्य द्रव्यमान d2 बटा dt²। अब हम म्यू का मान क्या है, यहाँ पर दोनों का गुणनफल ऊपर और दोनों का योग नीचे, हमने शॉर्ट में याद कर रखा है। पृथ्वी चंद्रमा निकाय का सामान्य द्रव्यमान है। यहाँ पर आर एम ई क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति सदिश है। दूसरा देखिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकाय या पॉजिट्रोनियम, ये भी एग्जाम्पल अच्छा है। इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन के मिलकर एक अस्थायी तंत्र बनाते हैं जिसे पॉजिट्रोनियम कहा जाता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान m इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m के बराबर होता है तथा आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तथा धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक और पॉजिट्रॉन का आवेश होता है धनात्मक और परिमाण में बराबर होते हैं। पॉजिट्रोनियम में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पारस्परिक आकर्षण बल के प्रभाव में गति करते हैं। इस द्विकण तंत्र को आप एकल कण निकाय की तरह मान सकते हैं जिसका सामान्य द्रव्यमान निम्न अनुसार होगा। सामान्य द्रव्यमान क्या होगा, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योग। गुणनफल m इंटू एम क्या हो जाएगा, m² बटा m प्लस m 2m हो जाएगा। m से m कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएंगे m/2। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु निकाय, ये केमिस्ट्री में भी आप प्रयोग मिलेंगे। हाइड्रोजन परमाणु निकाय है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निकाय होता है। हाइड्रोजन में कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन है पारस्परिक विद्युत आकर्षण बल लगाते रहते हैं और प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण गति एक पारस्परिक विद्युत आकर्षण बल यानी केंद्रीय बल के कारण होती है। इस द्विकण निकाय को आप एक कण निकाय की तरह मान सकते हैं। इसका सामान्य द्रव्यमान म्यू एच यानी हाइड्रोजन इस प्रकार होगा। दोनों का गुणनफल ऊपर नीचे दोनों का योग करते एम ई कॉमन ले ले, एम ई कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी एम ई कॉमन लेकर का एम ई नीचे से एम पी कॉमन ले लेंगे तो एम ई बटा एम पी बन जाएगा, ऊपर आएगा घात -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एम ई 1 माइनस एम ई बटा एम पी। ये माइनस कैसे है, ऊपर पावर माइनस है, एक फॉर्मूला होता है 1 + x की घात -1। सेकेंड ईयर में आएगी तो पढ़ेंगे 1 - x होता है। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों का अनुपात होता है 1/1836। याद करें, आप याद रखें इनको, जो कि 1 की तुलना में नगण्य होता है, यानी 1 का 1836वां भाग है। इस कारण हाइड्रोजन का सामान्य द्रव्यमान है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, क्योंकि एम ई बटा एम पी को हम नगण्य मान सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का सामान्य द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।